देखिए सब लोग, दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगाने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय न कर दी थी। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। क्या लिखा है? त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। कुछ समझ में आया? त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य। ठीक है। सबसे कठिन रोल कौन सा रोल होता है? वो रोल सबसे कठिन होता है कि अभी हंस दो और अचानक रो दो। अभी हंस करके अभी रोना नहीं आएगा और अभी अगर रो रहे हो तो अभी हंसी नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया? आज तक किसी भी फिल्मों में ऐसा सीक्वेंस, ऐसा दृश्य नहीं दिखाया जाता था कि तत्काल हंसी के बाद में क्या आ जाए? करुणा आ जाए। हास्य रस के बाद करुणा का फूट तत्काल आ जाए, या करुणा के बाद तत्काल हास्य रस का फूट आए। ये नहीं हुआ था। ठीक है। चार्ली को एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? वो जो भेड़ को कसाई खाना ले जा रहे थे, जो लोग पकड़ रहे थे, वो लोग फिसल रहे थे, गिर रहे थे, उससे हंसी का संचार हो रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी, रसानुभूति हो रही थी, उसमें मजा आ रहा था। और कुछ ही देर बाद बकरी को क्या किया जाना है? काटा जाना है, हलाल किया जाना है। तो उसके दर्द का एहसास होते ही मन में फिर करुणा संचार हो गया। अचानक मन क्या हो गया? गंभीर हो गया। और यही घटना थी कि उनके मन में एक भूमि तय कर दी। मतलब एक विचार उनके मन में आया कि तत्काल हास्य के बाद करुणा का कूट अगर हम स्थापित करें तो क्या हो सकता है? आ सकता है। जब फिल्में देखते रहते हैं तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं? इतना सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि वो अपनी दुनिया से कट जाते हैं। उस समय उनको वास्तविक दुनिया में लाने के लिए कि ये क्या है, ये वास्तविकता नहीं है, ये फिल्म है, ये कहानी है, इस बात को उन्हें दिखाने के लिए फिर उनको क्या करना पड़ता है? पुनः उस पृष्ठभूमि में लाना पड़ता है जहां पर वो बैठे हैं। तो बीच में क्या कर देते हैं? थोड़ा सा हंसी मजाक डाल देते हैं और फिर जो दर्शक होते हैं फिर सामान्य स्थिति में चले आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों का सामंजस्य है, ये भारतीय फिल्मों में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। और जब भारतीय फिल्मों में ऐसा दिखाया जाने लगा तो ये भी चार्ली का ही क्या है? कॉपी किया हुआ दृश्य है। चार्ली को ही ये फॉलो किया गया है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र, एक तरफ है सौंदर्य, एक तरफ है कला। ठीक है। सौंदर्य शास्त्र और कला ये भिन्न भिन्न विषय हैं। तो भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। श्रेयस्कर मतलब श्रेष्ठ माना गया है, ठीक माना गया है। माने कला भी हो और उस कला में क्या होनी चाहिए? सुंदरता भी होनी चाहिए, उस कला में रस भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कला में रस, कला में क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं,
यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता भारतीय परंपराओं में? करुणा का हास्य में बदल जाना। करुणा कभी हास्य में नहीं बदलता। क्या हास्य में नहीं बदलता? करुणा हास्य में नहीं बदलता। ठीक है, मतलब जो दुख है वो हास्य में बदलता नहीं है, क्योंकि जितने भी भारतीय हैं वो कभी अपने आप पर हंसते नहीं हैं। ठीक है, अपने आप पर कभी वो हंसते नहीं हैं, तो हमेशा वो तो दुखी ही रहेंगे, फिर हास्य कैसे आएगा वो? ठीक है, समझ में आ गया? रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है। हाँ, हमारा जो दो महाकाव्य है, एक है रामायण और महाभारत, इसमें हास्य रस दिखाई देता है, लेकिन वो हास्य भिन्न है। उस हास्य का तो परिणाम महाविकराल हुआ। ठीक है, द्रौपदी ने दुर्योधन पर हास्य किया और जान सकते हो उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, दुर्योधन पर उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ, दुर्योधन उसको किस हद तक ले गया अपने हृदय पर, और उसने द्रौपदी का अपमान करना चाहा, और फिर उसके बाद की घटना तो जगत विदित है, वो सब जानते ही हैं उसका क्या परिणाम हुआ एक छोटे से हास्य का। तो भारतीय परंपरा में करुणा के बाद हास्य का कूट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ हास्य का कुछ अन्य अर्थ लग जाता है। हास्य है वह दूसरों पर है। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वो खुद पर नहीं है, जैसा कि चार्ली कहते हैं। ठीक है, वो दूसरों पर है, और जब हम दूसरों पर हास्य करते हैं तो सामने वाले हम पर भयंकर क्या करते हैं, परिणाम छोड़ते हैं। और अधिकांशतः वह परंपरा पर संताप से प्रेरित है। वह किससे प्रेरित है? पर संताप से। पर संताप माने ईर्ष्या, दूसरों को जलाना, दूसरों को कष्ट देना। और दूसरों को कौन कष्ट देता है? वो आदमी कष्ट देता है जिसके मन में ईर्ष्या भाव हो, जो दूसरा को जलता हो, उसकी बराबरी वो नहीं कर पाता, इसलिए वो पर संताप देता है, दूसरे को कष्ट देता है जलन के कारण से। तो भारतीय परंपरा में जो हास्य है वो पर संताप का कारण है। वो जो करुणा है वह अक्सर सद्वृत्तियों के लिए, करुणा क्यों निकलती है? सद्वृत्तियों के लिए। सद्वृत्तियों में ही करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, सद्वृत्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक हैं वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है। संस्कृत जो काव्य हैं, नाट्य काव्य, उसमें कुछ विदूषक, विदूषक मतलब मजाक करने वाले, मस्करा करने वाले, अब अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉमेडियन। तो संस्कृत के नाटकों में कुछ ऐसे विदूषक मिल जाएंगे जो राज परिवारों से, राजा के व्यक्तियों से क्या करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। ठीक है, उसमें भी करुणा और हास्य का सामंजस्य नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि अचानक एक आदमी क्या करता है, रोने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, वह जो घड़ी होती है दर्शकों पर बहुत ही विकराल प्रभाव डालता है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा, ठीक है, मादा माने असर, वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। हमारे भारतीय जो विदूषक हैं, भारत के जो मस्करा करने वाले कॉमेडियन हैं, उनमें कम दिखने के लिए मिलेगा। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। लेखक तो ये कहते हैं कि इसीलिए चार्ली का क्या होता है, जन्म होता है भारतीय लोगों के अंदर भी, यानी कि हम सब जो बोल रहे हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब, माने हम सब में चैपलिन है। ठीक है, क्योंकि भारतीय
किसी भी विदूषक में ऐसी भावना नहीं थी, और हम में वो भावना है, तो कहां से आई वो भावना? ठीक है, माने कुल मिलाकर के हमारे ऊपर चैपलिन का प्रभाव पड़ा है, भले ही उनसे हम परिचित हो या ना। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमिनन मतलब तथ्य, उस फिनोमिनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। ठीक है, कला सिद्धांत, ये जो कला सिद्धांत है ये भारतीय कला सिद्धांत नहीं है, ये क्या है? विदेशी कला सिद्धांत है, और इसको भारतीय लोग पचा रहे हैं, माने स्वीकार करें। पचा रहे हैं मतलब कोई बात हजम नहीं होती बोलते हैं, माने उसको हमारा मन गवाही नहीं देता, हम स्वीकार नहीं करते। तो भारतीय जो दर्शक हैं वो विदेशी कला सिद्धांतों को भी क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो सिद्धांत है वो कला को जन्म नहीं देता। ठीक है, किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जानी वाकर कह दिया जाता है। जानी वाकर कौन है? तो हमारा भारतीय विदूषक है, और चार्ली से तो अभी आप लोग परिचित हो ही चुके हो। तो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार का नाम किसी को भी दे दिया जाता है, लेकिन चार्ली या जानी वाकर परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को ही कहा जाता है। यह स्वयं एक स्वीकार उक्ति है, यह स्वयं के द्वारा स्वीकार किए जाने वाला एक उक्ति है, एक कथन है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। हमारे यहाँ क्या है? नायक बहुत कम है, दूसरे व्यक्ति को क्या समझते हैं? विदूषक समझते हैं, मजाक का पात्र समझते हैं, और किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं। ठीक है, उसको मजाक का पात्र समझते हैं और किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक है। अगर देखा जाए तो मनुष्य कौन है? ईश्वर का या नियति, भाग्य का क्या है? एक प्रकार से विदूषक है, भाग्य का मजाक है, समझ लो। ठीक है, हम क्या हैं? तो भाग्य के द्वारा रचा गया एक क्या है? मजाक, क्लाउन। ठीक है, क्लाउन मतलब जोकर। तो क्लाउन, जोकर या साइडकिक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा फूट था। यहां पर लिखा गया है कि महात्मा गांधी से चार्ली का खासा फूट था। ठीक है, चार्ली से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे, कहने का मतलब। और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। महात्मा गांधी भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे और नेहरू जी भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि महात्मा गांधी भी कभी कभी स्वयं पर हंसते थे, नेहरू भी कभी कभी स्वयं पर हंसते थे। ठीक है, समझ में आया? क्या फायदा होता है स्वयं पर हंसने से? स्वयं पर हंसने से क्या फायदा होता है? हमको वो सामर्थ्य मिल जाता है कि हम दूसरे का मजाक का पात्र नहीं बन सकते। कोई हमारा मजाक उड़ाए तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम तो स्वयं अपने आप पर हंसते हैं। हम पहले से भीग चुके हैं, और कोई पानी का फुहारे हम पर छोड़ दे, कोई छिटाकसी करे तो हमको कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम संताप हो गए होंगे। तो उसी प्रकार से हर मनुष्य में कुछ ऐसे पल होते हैं जो पल उसका मजाक उड़ाती है। ठीक है, इसीलिए कोई सामने वाला हंसे तो उस पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए महात्मा गांधी भी, नेहरू भी अपने आप पर हंसते थे। इसीलिए वो भी चार्ली का क्या करते थे? भारतीयकरण करते थे। चार्ली का भारतीयकरण मतलब जब भारत के लोग चार्ली को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, तो समझो चार्ली का क्या होता है? भारतीयकरण हो जाता है। तो महात्मा गांधी भी इसलिए चार्ली का सानिध्य चाहते थे,
सानिध्य माने उनके पास बैठना चाहते थे, नेहरू भी चाहते थे। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। चार्ली कौन है? अभारतीय है। अभारतीय मतलब वो भारत के नहीं है, वो विदेशी है। अभारतीय का मतलब होता है विदेशी। चार्ली होने के लिए तो अभारतीय है, लेकिन उनकी जो स्वीकृति है बहुत व्यापक है। चार्ली को सबने स्वीकार किया है, चार्ली को सभी ने ग्रहण किया है, क्योंकि चार्ली सब में है। और राज कपूर ने एक बार प्रयोग भी किया था भारतीय फिल्मों में, चार्ली को कॉपी करके चार्ली जैसे एक प्रयोग उन्होंने भी किया था, अपने भारतीय फिल्मों के माध्यम से साहस किया था। फिल्म का नाम है आवारा, सिर्फ दी ट्रैम्प, अंग्रेजी में उसको दी ट्रैम्प कह सकते हैं। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा। तो राज कपूर ने एक साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। चार्ली का एक फिल्म है दी ट्रैम्प, उसका तो शब्दानुकरण था, ट्रांसलेशन था, साथ ही साथ चार्ली को भारतीयकरण कर दिया गया था राज कपूर के रूप में। ठीक है, वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोप की परवाह नहीं की। बहुत से लोग ने उनकी निंदा भी की, अरे ये तो चार्ली का क्या कर रहा है, नकल उतार रहा है, कॉपी कर रहा है, कौन से नया ठीक है आनंद ये दे रहा है। राज कपूर पर ऐसे बहुत से लोगों ने क्या किया था, तो आरोप भी लगाया था, अपमान किया था उनका, लेकिन राज कपूर ने उनकी परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। इससे पहले कभी भी कोई नायक, कोई हीरो अपने आप पर हंसता नहीं था। इससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं किया गया था। 1953 और 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे विदेशों में। ठीक है, चार्ली क्या कर रहे थे, अंतिम फिल्में बनाने को जा रहे थे, और भारत में राज कपूर उनका युवा फिल्म माने उनको जन्म दे रहे थे, चैपलिन का भारतीयकरण कर रहे थे, समझ लो। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देव आनंद जी का 9-2-11, फंटूस, 3 देवियां, शम्मी कपूर और अमिताभ बच्चन जी के द्वारा अमर अकबर एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी ना किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। सब ने अपने आप में चार्ली को किसी न किसी प्रकार से उतारा है। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था। एक घटना ऐसा आता है, अर्जुन की वो कृष्ण की वो पत्नियां, जब कृष्ण क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण का दाह संस्कार किसने किया? कृष्ण का दाह संस्कार किसने किया? कृष्ण को जलाया किसने? अर्जुन ने जलाया। उनका दाह संस्कार अर्जुन ने किया। ठीक है, और दाह संस्कार करने के बाद उनका हृदय नहीं जला, उन्होंने उसको समुद्र में विसर्जित कर दिया। वो हृदय चमकता था, समुद्र में विसर्जित कर दिया, और बाद में वह हृदय जो है, ठीक है, बहते बहते उड़ीसा लोगों ने प्राप्त किया। फिर उसी हृदय को लेकर के उन्होंने भगवान नीलमाधव में स्थापित कर दिया, जगन्नाथ स्वामी में स्थापित कर दिया। ये तो आउट ऑफ विषय है। तो एक बार ये भी घटना होती है कि कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं द्वारा, दस्युओं द्वारा हरण किया जाता है और अर्जुन उसको बचा नहीं पाता। इस बात पर वो स्वयं पर भी हंसते हैं, क्योंकि वो जो तीर है उनको न लग करके क्या है, हवा में चलता रहता है। तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई है। त्रासद माने दुखांत, किंतु महाभारत में केवल उसकी दुखांत व्याख्या ही की गई है, हास्य को बताया नहीं गया है।
जबकि अर्जुन कुछ क्षण के लिए अपने आप पर हंसते भी हैं। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आज किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहतें, ठीक है, बकवास कह सकते हैं, फजीहतें याद आती है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। ज्यादातर चार्ली की जो फिल्में हैं उनमें भाषा नहीं होता, माने शब्द नहीं होता। ठीक है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। क्या होना पड़ा? मानवीय। मानवीय मतलब मनुष्य के चरित्र को समझना, ठीक है, मनुष्य के विचारों को समझना, वो होता है मानवीय। सवाक चित्रपट कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं। सवाक, सवाक माने बोलती फिल्म, सवाक जिसमें वाक हो, भाषा हो, तो सवाक का मतलब होता है बोलती फिल्में, जिन फिल्मों में डायलॉग होते हैं। और अवाक फिल्में जो मुख फिल्में होती हैं, जिनमें कुछ बोला नहीं जाता, केवल मुख अभिनय होता है। तो सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं। बोलती फिल्मों की बात करेंगे तो बड़े बड़े कॉमेडियन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए? चैपलिन की सार्वभौमिकता तक नहीं पहुंच पाए। सार्वभौमिकता मतलब चैपलिन किसी एक भूमि के नहीं है, सार्वभौमिक है मतलब सभी देश के हैं, सभी वर्ग के हैं। वो, उनको देश विदेश कोई भी मतलब नहीं रखता। ठीक है, उनके लिए सारा जो प्रजा है उनको स्वीकार करती है। इसीलिए कहा गया है कि वो कैसे हैं? सार्वभौमिक हैं। तो सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। बाकी जो हमारे भारतीय कलाकार हैं वो सार्वभौमिक नहीं बन पाए, जैसे चार्ली साहब बने। चार्ली का चीर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, चाहे वो भारतीय संस्कृति हो या कोई भी संस्कृति हो, है तो वो विदेशी, लेकिन वो हमको विदेशी नहीं लगते। यानी उनके आसपास जो भी चीजें अड़ंगे, अड़ंगे मतलब बाधा, ठीक है, तो जो भी अड़ंगे, खलनायक, खलनायक मतलब बदनाम नायक, बदनाम हीरो, ठीक है, विलेन कह सकते हैं, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, उनके इर्द गिर्द ये सभी रहते हैं। वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? देश या विदेश बन जाते हैं, मतलब वो अपने देश के नहीं रहते, वो हमारे लिए भी बन जाते हैं। क्योंकि हम यही तो देखते हैं, भारत में क्या देखते हैं? भारत में हम देखते हैं कि दुष्ट चरित्र की स्त्रियां, ठीक है, नायक जो दुष्ट चरित्र का हो, जिसको खलनायक बोलते हैं, ये हमारे भारत में तो पाए जाते ही हैं और वो उनके इर्द गिर्द रहते ही हैं। तो इस प्रकार से उनका विदेशीकरण हो जाता है, किनका? चार्ली का। और हमारा क्या हो जाता है? हम सब, चार्ली हम सब में उतर जाते हैं। लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं, मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। मतलब चार्ली कोई व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करते, वो तो समूह विशेष को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन लोक नाट्य का काप्ता है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक हैं। जो भारतीय उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कह सकते हैं, ये भी चैपलिन के ज्यादा करीब रहते हैं। माने चैपलिन को वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं अनुकरण करते हैं। एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। एकमात्र हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो है होली, जिसमें हर आदमी अपने आप को हास्यास्पद बना देता है और अपने आप पर हंसने लगता है।
और इसके अतिरिक्त देखें तो भारतीय परंपरा में ऐसा कोई त्योहार नहीं आता। गांवों और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो नागर सभ्यता माने नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता में तो वह थी नहीं, माने शहर के लोग तो कभी अपने आप पर हंसते नहीं, ठीक है। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चैपलिन एक प्रकार से अंग्रेज हैं और अपने आप पर हंसने का क्या देते हैं, अवसर देते हैं। नहीं तो कोई अंग्रेज भी अपने आप पर हंसने का अवसर नहीं देता। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रादपि कठोराणी अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखलाता है। चार्ली कब अपने आप को हंसता है, और हमको भी कब अपने आप को हंसना चाहिए, जब हम गर्वोन्मत्त हो, माने गर्व से उन्मत्त हो। गर्व से उन्मत्त माने गर्व के नशे में चूर हो रहे हो, मतलब हमारे अंदर घमंड का संचार हो रहा है, तब अपने आप पर हंसना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, हम अपने वास्तविक स्थिति पर चले जाएंगे। आत्मविश्वास से लबरेज, ज्यादा आत्मविश्वास हो रहे हो, हाई कॉन्फिडेंस। कभी कभी अति आत्मविश्वास भी क्या होता है, हानि का कारण बन जाता है, ठीक है। सफलता आने पर क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है, इसलिए अपने आप पर हंसना चाहिए। सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, अपने आप को ज्यादा सभ्य मानते हैं, सुसंस्कृत मानते हैं और उसकी प्रतिमूर्ति समझ बैठते हैं। दूसरों से ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझने लगते हैं एवं श्रेष्ठ मानने लगते हैं। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी अपने आप को ज्यादा कठोर समझने लगते हैं, ठीक है। और मृदुनी कुसुमादपि, पुष्प से भी ज्यादा अपने आप को कोमल समझ बैठते हैं। हम पुष्प से ज्यादा कोमल नहीं है, समय पर हमको पुष्प के समान कोमल बन जाना चाहिए, ठीक है। और समय पर हमको क्या करना चाहिए, वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी ज्यादा कठोर बन जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम वज्रादपि कठोराणी हो जाते हैं तो हंस लें, ठीक है। ज्यादा कठोर होना भी अच्छी बात नहीं है, तो कभी कभी अपने आप पर हंसें ताकि आपकी कठोरता समाप्त हो जाए। ज्यादा कोमलता हो जा रहा है आपके शरीर में, एकदम दुर्बल हो पड़े हो, तब भी हंसें, आप में, ठीक है, ताजगी आ जाएगी। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसे फुस हो उठे। सारी गरिमा मतलब ये जो महानता का जो घमंड अपने अंदर है, अगर हम ऐसा करने लगते हैं, हंसने लगते हैं ना, तो गुब्बारा को जैसे सुई चुभा दोगे तो फुस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा घमंड भी क्या हो जाएगा, हवा की भांति उड़ जाएगा। गुब्बारा फट जाने के बाद जैसे गुब्बारा का हवा उड़ जाता है, वैसे हमारा गर्व उड़ जाएगा, घमंड उड़ जाएगा। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के दिली ही होते हैं, ठीक है। मतलब हृदय से हम चार्ली को ज्यादातर समयों में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं, इनके रोमांस, इनका जो प्रेम है ज्यादातर क्या होता है, नष्ट होता रहता है। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है, जो कि चार्ली में ये सब दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। अपने चरमतम सूरवीर मतलब बहादुर, तो अपने चरमतम सूरवीर, हमारे जो श्रेष्ठ बहादुर हैं, मैक्लेव्य, ठीक है, और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं, कभी कभी लाचार होकर के भी क्या हो जाती है, जीत हासिल हो जाती है। मूलतः हम सब चार्ली हैं। लेखक कहते हैं कि मूल रूप से देखा जाए तो क्या है, हम सब कहीं ना कहीं एक प्रकार से चार्ली हैं। हमारे अंदर चार्ली बैठा हुआ है, क्योंकि
हम सुपरमैन नहीं हो सकते। हम कौन नहीं हो सकते? सुपरमैन नहीं हो सकते, महानायक नहीं हो सकते। महानायक मतलब भगवान, जिनमें सभी प्रकार के गुण हैं। इसलिए भगवान पर हम हंस नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप पर हंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हैं। हम में कोई ना कोई कमी तो है। हर आदमी ऐसा है जिसमें कुछ कमियां हैं, और उसी कमियों को पूर्ण करने के लिए ही तो धरती पर आते हैं। तो जब अपने में कमी है तो हम हंस सकते हैं अपने आप पर, ठीक है? क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता माने सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धिमता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हमारे पास सत्ता है, शक्ति है, बुद्धिमता है, ठीक है, और पैसे के चरम उत्कर्ष में जब पैसों का भी चरम उत्कर्ष है, माने बहुत सारे पैसे हैं, पैसे रुपये पैसे के मामले में श्रेष्ठता आ गई है। जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा क्या हो जाता है? चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली हो जाता है मतलब हमारी वास्तविकता हमारे सामने में आ जाती है कि हम जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। चार्ली चार्ली हो जाता है मतलब असफलता, ठीक है? चार्ली चार्ली होने का मतलब क्या होता है? असफलता, और ठीक है, असामर्थ्यता हम में भी है। और जब हम आईना देखते हैं तो हमें अपने आप से मिलने का एक मौका मिल जाता है, और फिर हम सब क्या हो जाते हैं? चार्ली चार्ली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है चार्ली के बारे में, ठीक है? हमने अभी जाना कि किस प्रकार से हम लोग क्या हैं, सब कुल मिलाकर के क्या कर रहे हैं? चार्ली को किसी न किसी रूप में अनुकरण कर रहे हैं। चार्ली का क्या योगदान है हमारे जीवन पर, तो हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में चार्ली का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। बंद कर दो।